यूएस टेक स्टॉक मार्केट एक ही दिन में $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा नीचे गिर जाती है और इसमें से $600 बिलियन का नुकसान हिस्से में आता है इनवीडिया कंपनी के, वो भी सिर्फ चंद घंटों में। अमेरिका की पूरी हिस्ट्री में किसी भी कंपनी के स्टॉक इतनी तेजी और बुरे तरीके से नहीं गिरे। इस सब की वजह बनी न्यूली लॉन्च्ड चाइनीज एआई एप्लीकेशन डीप सीक, जिसने चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जैसे सक्सेसफुल एआई चैट बॉट्स को एक ही झटके में पीछे छोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या है इस एप्लीकेशन में जिसने सिलिकॉन वैली में बैठे हुए जायंट्स को हिला के रख दिया? आइए जानते हैं चाइना और यूएस के दरमियान चलती हुई ये टेक वॉर दुनिया को किस तरफ लेकर जाएगी। 20 जनवरी को चाइना की एक छोटी सी टेक कंपनी एक एआई एप्लीकेशन लॉन्च करती है जिसको नाम दिया गया डीप सीक का। ये चैट बॉट है जो बिल्कुल इसी तरह से काम करता है जैसे चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी करते हैं। इस प्रोजेक्ट को 2 साल पहले लियान विनफिंग नाम के एक हेज फंड मैनेजर ने स्टार्ट किया। एप्लीकेशन ने रिलीज होते ही पूरी एआई मार्केट को टेक ओवर कर लिया। सिलिकॉन वैली के टेक एलीट्स को इस वक्त शॉक लगा जब ये एप्लीकेशन अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में एप्पल स्टोर पर कई दिन तक टॉप डाउनलोड्स की लिस्ट में रही। इसकी अब तक तकरीबन 16 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुकी हैं। डीप सीक ने 2 मॉडल्स लॉन्च किए, R10 और R1। 20 जनवरी को लॉन्च किए गए मॉडल R10 को ट्रेन करने के लिए रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसमें सुपरवाइज्ड लर्निंग नहीं थी, जिसकी वजह से ये पहले से मौजूद एआई मॉडल्स को कंपीट नहीं कर सका। फिर 25 जनवरी को डीप सीक का एक नया मॉडल R1 लॉन्च किया गया। इसे पहले मॉडल R10 का अपग्रेडेड वर्जन कहा जा सकता है। इसमें रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ साथ सुपरवाइज्ड लर्निंग को भी इंटीग्रेट किया गया। सारे सक्सेसफुल एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी 4, गूगल जेमिनी और क्लॉड सुपरवाइज्ड लर्निंग पर ही चलते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग और सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है, यह मैं आपको छोटी सी एग्जांपल से समझाता हूं। बेसिकली सुपरवाइज्ड लर्निंग में एआई मॉडल के पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस होता है जिसमें डिफरेंट ग्रुप्स बनाकर लेबलिंग के साथ बताया जाता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, या फिर एक चीज का आउटपुट क्या होना चाहिए। जबकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में इस किस्म का कोई डेटाबेस नहीं होता जहां पे सही गलत की सॉर्टिंग की गई हो। एआई एल्गोरिथम ट्रायल एंड एरर को यूज करके खुद सीखता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल ये ले लें कि एक छोटे बच्चे को सिखाने के लिए आपने काफी सारे फ्रूट्स इसके सामने रख दिए और इन सब फ्रूट्स को लेबल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल बनाना पे आपने बनाना का टैग लगाया, मैंगोज पे लिख दिया कि ये मैंगोज हैं। अब बच्चा बनाना को देखकर समझेगा कि ये बनानाज होते हैं और ये मैंगोज। इसको कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, जिसमें आप एक एआई मॉडल को लेबलिंग के साथ सिखाते हैं कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में यही काम ट्रायल एंड एरर की बेसिस पर होता है। तो फर्ज करें कि एक बच्चे को हमने रूम में रखा हुआ है और वहीं पर एक हीटर चल रहा है। अब बच्चा हीटर तक खुद ब खुद चलकर जाएगा और उसको टच करेगा, जो उसको गर्म महसूस होगा और शायद जलन भी हो। ये उसके लिए एक नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा जिससे वो खुद ब खुद समझ जाएगा कि दोबारा हीटर को हाथ नहीं लगाना। दूसरी तरफ बच्चे को कुछ कैंडीज मिलती हैं, वो इन्हें पहली बार खाता है जो उसको मीठी लगती हैं। इसके लिए पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। अब फ्यूचर में ये हीटर जैसी चीजों के पास कम जाएगा और कैंडीज के पास ज्यादा। इसको हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जिसमें एल्गोरिथम या एक बच्चा खुद ब खुद ट्रायल एंड एरर करते हुए गलत और सही चीजों के बारे में जानता है। तो डीप सीक ने अपने लेटेस्ट R1 मॉडल में रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ साथ सुपरवाइज्ड लर्निंग का भी इस्तेमाल किया और ड्रामेटिकली ये ओपन एआई के चैट जीपीटी 4 और मेटा के लेटेस्ट मॉडल से ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म में सामने आया। अगर इनका कंपैरिजन किया जाए तो मेटा और ओपन एआई काफी सारे पैरामीटर्स में डीप सीक से बहुत पीछे रह जाते हैं। एक जनरल पर्सपेक्टिव था कि एआई टेक्नोलॉजी के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और कटिंग एज टेक्नोलॉजी। लेकिन डीप सीक की सक्सेस और डेवलपमेंट कॉस्ट ने दुनिया की टेक इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव ही बदल दिया। डीप सीक ने अपने लेटेस्ट R1 मॉडल को सिर्फ $5.5 मिलियन के बजट में ट्रेन किया, जबकि ओपन एआई ने चैट जीपीटी पे $100 मिलियन और गूगल ने $200 मिलियन की भारी स्पेंडिंग की अपने एआई जेमिनी को डेवलप करने के लिए। किसी भी एआई बॉट को ट्रेन करने के लिए काफी एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन और डेटा इसके
अंदर फीड करना पड़ता है। और यहाँ एक छोटी सी चाइनीज कंपनी ने पुरानी आउटडेटेड चिप्स का इस्तेमाल किया डीप सीक को ट्रेन करने के लिए, जो पहले से मौजूद बिलियन डॉलर्स खर्च करके बनाई गई एप्लीकेशन से बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। ये किसी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन का कोई बीटा वर्जन या कॉपीड वर्जन नहीं है, बल्कि यहाँ एआई को रिक्रिएट किया गया। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडिशनल एआई अगर एक नंबर को लिखेगा तो 32 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर लिखा जा सकता है फॉर एक्यूरेसी। लेकिन डीप सीक ने यहाँ ये एल्गोरिथम चेंज करते हुए इमेजिन किया कि अगर 8 डेसिमल पॉइंट्स इस्तेमाल किए जाएं इंस्टेड ऑफ 32, तो जो एक्यूरेसी का लेवल है वो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर 75% मेमोरी कंजप्शन कम हो जाएगी। नॉर्मल एआई से जब आप कोई सवाल करते हैं तो वो एक वर्ड को पढ़ता है, यानी एक वर्ड को रीड किया और अंडरस्टैंड किया और फिर इसी तरह दूसरे और तीसरे वर्ड पर चला गया। लेकिन डीप सीक को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये पूरे फ्रेज को एक साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करता है, जिससे इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 2 गुना ज्यादा हो जाती है। जो यहाँ एक्यूरेसी का लेवल है वो 100% तो नहीं, लेकिन 90% के आसपास जरूर रहता है। जब बिलियंस ऑफ वर्ड्स प्रोसेस होते हैं तो यहाँ पर काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। ट्रेडिशनल एआई मॉडल्स में अप्रोक्सीमेटली 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स होते हैं जो थ्रू आउट द टाइम एक्टिव रहते हैं, और जो कुछ भी हो रहा होता है उसको मॉनिटर किया जाता है। यहाँ डीप सीक ने एक और यूनिक अप्रोच यूज करते हुए सिर्फ 671 बिलियन पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया। इनमें से 37 बिलियन पैरामीटर्स को एक साथ एक्टिव रखा और बाकी सारे पैरामीटर्स को स्लीप मोड या स्टैंड बाय पर लगा दिया, यानी जब कभी जरूरत हो किसी टास्क में तो उनको रिकॉल करके एक्टिव किया जा सकता है। अल्टीमेटली इससे हुआ ये कि जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट थी हार्डवेयर की वो बहुत कम हो गई, तो यहाँ स्पेशलाइज्ड एआई चिप्स की जरूरत ही नहीं रही। अब जब हाई एंड एआई चिप्स की रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गई तो वो कंपनीज जो इस तरह की चिप्स बना रही हैं उनका पर्पस खत्म हो गया। आसान लफ्जों में ये कि एक हाइप थी एआई एप्लीकेशंस को लेकर कि उनको चलाने के लिए हाई एफिशिएंट जीपीयूज रिक्वायर्ड होते हैं, और इन जीपीयूज को बनाती है इनवीडिया। डिमांड और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होने की वजह से शेयर प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही डीप सीक ने ये काम कम पैसों में किया तो इससे ये लगने लगा कि एआई एप्लीकेशन के लिए अब बहुत ज्यादा महंगे जीपीयूज की जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से इनवीडिया की शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से नीचे गिरी और यूएस की टेक स्टॉक मार्केट हिस्टोरिकली क्रैश करते हुए $1 ट्रिलियन के लॉस पे चली गई। इसमें से $600 बिलियन का नुकसान सिर्फ इनवीडिया कंपनी को हुआ, जिसके स्टॉक प्राइसेस 18% तक नीचे गिरे। $600 बिलियन कितने होते हैं? इसका अंदाजा इस चीज से लगा लें कि पाकिस्तान और इंडिया का सालाना बजट अगर कंबाइन किया जाए तो तकरीबन $600 बिलियन बनते हैं, जो सिर्फ इनवीडिया ने चंद घंटों में नुकसान उठाया। इनवीडिया बेसिकली जीपीयूज और एआई चिप्स बनाती है जो ऐसी एप्लीकेशंस को ट्रेन करने और एफिशिएंट बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनवीडिया काफी सारी एआई टेक कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, लेकिन अब उनको एक बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा अभी तक जितनी भी एआई एप्लीकेशंस आई हैं, GPT-4, गूगल जेमिनी और क्लॉड, ये क्लोज्ड सोर्स टेक्नोलॉजीज हैं। मतलब ये कि हम इनके कोड या डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सिर्फ जो इंटरफेस हमें दिखाया जाता है हम उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं। जबकि डीप सीक एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, मतलब यह कि डीप सीक के एल्गोरिथम को छुपाया नहीं गया, यानी आप इसके पैरामीटर्स को अपने हिसाब से चेंज करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब दुनिया के टेक जाइंट्स के लिए ये सबसे बड़ा मसला है। सिर्फ $5.5 मिलियन में इसको डेवलप किया, जबकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाकर भी इस लेवल को अचीव नहीं कर पाए। स्मॉल टू मीडियम स्केल्स बिजनेसेस के लिए एआई को कंप्लीटली इंटीग्रेट करना मुश्किल था। बिजनेस ऑटोमेशन या कस्टमर सपोर्ट के लिए पहले से मौजूद एआई टूल्स बहुत ज्यादा कॉस्ट करते हैं, जो कि लाखों डॉलर्स तक जा सकती है। फिर भी ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं यूजेज पे, क्योंकि गूगल जेमिनी, मेटा और चैट जीपीटी लार्ज स्केल इंटरप्राइजेज लेवल एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। इनके बड़े डेटा सेट्स और हार्डवेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। नॉर्मली आप इन सारे एआई प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कस्टमाइज्ड एपीआईज को यूज करेंगे जो कि लार्ज स्केल बिजनेसेस करते हैं तो कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। अगर प्राइस कंपैरिजन किया जाए तो ओपन एआई के लेटेस्ट मॉडल
O1 को यूज करने के लिए $15 पे करने पड़ेंगे फॉर 1 मिलियन टोकन्स। जबकि डीप सीक का R1 मॉडल जो इससे कहीं ज़्यादा एडवांस्ड है वो रेगुलर यूजर्स के लिए फ्री टू यूज़ है। और बिग टोकन कंप्यूटिंग यानी जो कॉरपोरेट लेवल पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा वो 30 गुना ज़्यादा सस्ता है ओपन एआई के प्रीमियम पैकेजेस से, जो कॉस्ट करता है सिर्फ 55 सेंट्स फॉर 1 मिलियन टोकन्स। यही वजह है कि डीप सीक ने स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस को भी इंगेज किया और मार्केट में इसका अडॉप्शन बहुत तेजी से हुआ। रिसेंटली ओपन एआई ने भी एक एजेंट इंट्रोड्यूस करवाया है जिसको नाम दिया गया है ऑपरेटर का। बेसिकली ये एक असिस्टेंट है जो आपका लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करते हुए ऑनलाइन टास्क परफॉर्म करने में हेल्प आउट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसे बताते हैं कि आपको इन डेट्स में दुबई जाना है और किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे इस प्राइस रेंज के अंदर होटल चाहिए। साथ ही आप इसको कमांड देते हैं कि अगर कोई होटल आपकी प्राइस रेंज और रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हो तो इसे बुक कर दे। तो ये खुद ब खुद सर्च करना शुरू करेगा और जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट्स मीट होंगी ये आपके लिए बुकिंग कर देगा। इस एजेंट की रिलीज के बाद शायद ओपन एआई ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसकी हाइप बिल्कुल इसी तरह से होगी जैसे चैट जीपीटी के फर्स्ट टाइम रिलीज पर थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डीप सीक की सक्सेस ने इसको कंप्लीटली ओवरशैडो कर दिया। लेकिन आखिर क्या वजह है कि एकदम से ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट बन गया? क्या आपके जहन में ख्याल आया कि डीप सीक जैसे प्रोजेक्ट्स की कामयाबी क्यों चाइना के लिए रेड लाइन बन गई? मसला सिर्फ एआई का नहीं है बल्कि ये कोल्ड वॉर है जहां टेक्नोलॉजी में आगे निकलने का मतलब सुपर पावर बनना है। यूएस और चाइना के दरमियान पिछले कई सालों से कोल्ड वॉर चल रही है टेक्नोलॉजी को लेकर। चाइना चाहता है कि वो लीड करे और यूएस इस कोशिश में है कि एआई टेक्नोलॉजी में भी वो सुपर पावर रहे। 2023 में चाइना का R&D स्पेंड $723 बिलियन था जो उन्होंने कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया। ये तकरीबन अमेरिका के R&D स्पेंडिंग के इक्वल है। इसलिए यूएस ने एआई रेस में आगे रहने के लिए पाबंदी लगाई कि वो एडवांस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट जीपीयूज या कंप्यूटिंग चिप्स चाइना को नहीं देगा। ये वो एआई चिप्स हैं जो चाइना खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता और अगर इसे एआई टेक्नोलॉजी पर काम करना है तो उसको ये चिप्स इंपोर्ट करना पड़ेंगी। 2020 में यूएस ने मजीद रिस्ट्रिक्शंस लगाई कि चाइना की हवावे कंपनी को सेमीकंडक्टर नहीं बेचेंगे। फिर 2022 में जो बाइडेन ने अमेरिका से चाइना कंप्यूटिंग चिप एक्सपोर्ट को कंप्लीटली बैन कर दिया और 2024 तक ये रिस्ट्रिक्शंस इतनी सख्त कर दी गई कि दुनिया में किसी भी कंपनी के कंप्यूटिंग चिप्स जिसमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है वो चाइना को बिल्कुल नहीं बेच सकते। लेकिन यहाँ पर चाइना की एक छोटी सी हेज फंड कंपनी ने डीप सीक लॉन्च करके ये प्रूव किया कि ऐसी रिस्ट्रिक्शंस को नहीं रोका जा सकता। पिछले कुछ सालों में चाइना इस बात को बड़े वाज़े तौर पर साबित कर चुका है कि वो सुपर पावर बनने के लिए तैयार है। अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो पता चलता है कि 2003 से 2007 तक दुनिया की 64 लीडिंग टेक्नोलॉजीज में से यूएस 60 टेक्नोलॉजीज में लीड पर था, जबकि चाइना सिर्फ 3 में। और अब 2025 में अमेरिका 64 लीडिंग टेक्नोलॉजीज में से सिर्फ 60 टेक्नोलॉजीज में आगे है और चाइना अब 64 लीडिंग टेक्नोलॉजीज में से 57 टेक्नोलॉजीज के टॉप पर है। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि अमेरिका को यकीन हो गया है कि चाइना टेक्नोलॉजी में अमेरिका को कभी भी मुकम्मल तौर पर पीछे छोड़ सकता है। अब इतना सब कुछ कोई अचानक से नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे है चाइना की एक लॉन्ग जर्नी। आइए थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं ताकि इस सारी सिचुएशन आपको अच्छे से समझ आ सके। 1948 में चाइना आजाद हुआ और सबसे पहला फोकस जो किया गया इसमें प्राइमरी एजुकेशन और हेल्थ केयर थी। फिर 1978 में इकोनॉमी लिबरलाइज्ड होती है, मतलब ये कि इससे पहले जितने भी बिजनेसेस थे वो सारे सरकारी मलकियत में थे। आजाद मार्केट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन इसके बाद लोगों को इजाजत दी गई कि वो अपने कारोबार कर सकते हैं। इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी बिजनेसेस के लिए अट्रैक्ट किया गया। इस सबसे टैक्सेस की मद में जो प्रॉफिट हुआ चाइना ने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और न्यू कंपनीज बनने लगी। 1990 में पाकिस्तान और चाइना की पर कैपिटा इनकम तकरीबन बराबर थी और अब 2025 में पाकिस्तान चाइना के आसपास भी नहीं है। मतलब औसतन आमदनी में एक एवरेज चाइनीज पाकिस्तानी से ज्यादा अमीर है। इसके अलावा चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में 31.2% प्रोडक्शन सिर्फ चाइना कर रहा है।
जबकि यूएस की प्रोडक्शन सिर्फ 16.6% है। 2024 में चाइना का ट्रेड सरप्लस तकरीबन $1 ट्रिलियन है, यानी दुनिया भर में जो सामान बेचा और खरीदा उसमें $1 ट्रिलियन का फायदा हुआ। अभी तक आपको एक चीज समझ आ गई होगी कि चाइना या तो अमेरिका के बराबर है या कुछ चीजों में उससे आगे। ये कोल्ड वॉर सिर्फ एआई तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि स्पेस स्टेशंस, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, रीयूजेबल रॉकेट्स, न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटर्स सब कुछ शामिल है इसमें। पिछले महीने चाइना ने दुनिया का सबसे पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर Tianyan 504 रिलीज किया है। 2011 में यूएस ने चाइना को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट भेजने पर पाबंदी लगाई, लेकिन 2021 में चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया और 3 एस्ट्रोनॉट को परमानेंट वहीं बिठा दिया। साथ ही ये क्लेम किया गया कि 2030 तक वो अपना एक एस्ट्रोनॉट चांद तक भी पहुंचा देगा। अमेरिका ने भी अपना आर्टेमिस प्रोग्राम शुरू किया है ताकि दोबारा से एस्ट्रोनॉट को चांद पर ले जाया जाए। ये सारी वो चीजें हैं जिनकी वजह से चाइना और यूएस एक दूसरे पर डिफरेंट सैंक्शंस लगाते रहे हैं। ट्रंप ने अपनी फर्स्ट टर्म में चाइनीज गुड्स पर $450 बिलियन का टैरिफ लगाया और बाद में उसको जो बाइडेन ने भी कंटिन्यू रखा। चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मसला था, लेकिन यहाँ पर इसने अपनी ट्रेड को डाइवर्सिफाई किया और पिछले 10 सालों में आसियान कंट्रीज के साथ अपनी ट्रेड को डबल किया। ये सारी कंट्रीज जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी आसियान कंट्रीज हैं। इसके अलावा 2013 में बेल्ट एंड रोड के नाम से एक इनिशिएटिव लिया जिसका पर्पस था दूसरे मुल्कों के साथ आसानी से ट्रेड करने के लिए रोड्स, रेलवेज और पोर्ट्स बनाई जाएं। बेसिकली ये इनिशिएटिव मशहूर ज़माना सिल्क रोड से इंस्पायर्ड है जो चाइना को एशिया, यूरोप और अफ्रीका से कनेक्ट करता था। ट्रेड के लिए इस रोड की बहुत अहमियत थी। चाइना ने इस प्रोजेक्ट पर 150 मुल्कों में तकरीबन $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की ताकि ग्लोबल साउथ कंट्रीज के साथ वो डेवलपमेंट और ट्रेड रिलेशंस ग्रो कर पाए। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि चाइना इस कदर आगे की प्लानिंग कर चुका है कि अगर यूएस उनके साथ जंग करेगा तो सबसे पहले सी रूट से ऑयल शिपमेंट्स ब्लॉक करेगा, जिससे एनर्जी सप्लाई रुक जाएगी और चाइनीज इकोनॉमी तबाह हो सकती है। तो यहाँ पर ग्रीन एनर्जी पर फोकस किया गया। 30 दिसंबर 2024 को चाइना ने न्यूक्लियर फ्यूजन इंट्रोड्यूस करवाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। अभी तक जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं ये न्यूक्लियर फिशन से चलते हैं और मसला ये है कि यहाँ काफी रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोड्यूस होता है। थ्योरेटिकली अगर देखा जाए तो फ्यूजन रिएक्टर बनाना मुमकिन है और इनसे रेडियो एक्टिव वेस्ट भी बहुत कम बनता है, लेकिन मुश्किल ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर मेंटेन करना होता है इसको काम करवाने के लिए। ये वो प्रोसेस है जो सूरज में होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। इस प्रोसेस में होता क्या है कि हाइड्रोजन एटम्स आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है और यही एनर्जी रोशनी और हरारत की शक्ल में जमीन पर हम तक पहुंचती है। अब जो ये रिएक्शन सूरज पे होता है वही रिएक्शन आर्टिफिशियली जमीन पर परफॉर्म किया चाइना ने अपने ईस्ट रिएक्टर में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करते हुए 17 मिनट से ज्यादा देर तक प्लाज्मा कन्फाइनमेंट रखा, यानी सूरज का टेम्परेचर इस रिएक्टर में मेंटेन रखा गया, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी में, जिससे जीरो एमिशन पे मैस एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है। और जिस मुल्क के पास भी ये टेक्नोलॉजी होगी वो एनर्जी सेक्टर में सुपर पावर बन जाएगा। चाइना ने अपनी चीजों को इस तरह से डिजाइन किया है कि आने वाले वक्त में उसे यूएस या किसी और मुल्क पर डिपेंड ना करना पड़े। डीप सीक के अलावा कुछ दिन पहले चाइनीज कंपनी अलीबाबा ने भी Q1 के नाम से एक AI एप्लीकेशन लॉन्च की है और क्लेम ये किया जा रहा है कि ये ओपन AI के O1 मॉडल को बीट करता है। अब देखना यह है कि AI टेक्नोलॉजी की ये जंग कौन जीतता है। क्या अगले 70 साल चाइना लीड करेगा या अमेरिका अपनी पोजीशन बरकरार रखेगा? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ऐसे ही काफ़ी सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियोस बनाई हैं। मेरे चैनल पर मौजूद प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।